आइए फ्रैंकलिन के बाद की शेष हिस्ट्री इस पार्ट में हम पढ़ते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने प्रयोग किए। एक बहुत फेमस प्रयोग हुआ करता था, फ्लाइंग बॉय एक्सपेरिमेंट। कुछ लड़कों को मोटे मोटे धागों के माध्यम से जमीन से ऊपर 1 मीटर ऊपर हॉरिजॉन्टली क्षैतिज रूप से लटका दिया जाता था और उनके नीचे हल्की वस्तुएं जैसे पक्षियों के पंख, फेदर्स ऑफ बर्ड्स रख दिए जाते थे और उन बच्चों की बॉडी को रॉड से रगड़ा जाता था। रगड़ने से, रबिंग करने से बच्चों की बॉडी चार्ज होती थी और जैसे ही उसमें ज़्यादा चार्ज इकट्ठा होता था तो जो नीचे 1 मीटर नीचे से फेदर्स हैं, पंख हैं, वो उनके शरीर से चिपक जाते थे। इस एक्सपेरिमेंट को फ्लाइंग बॉय एक्सपेरिमेंट कहा जाता था। उन्हीं दिनों बॉन्डीग्राफ ने अंदर वाले छोटे गोले और बाहर वाले बड़े गोले को जोड़कर बाहर वाले बड़े गोले पर बहुत सारा चार्ज इकट्ठा किया था और बाद में बॉन्डीग्राफ ने जनरेटर बनाया। इसी सिद्धांत के आधार पर उसने एक स्फीयर पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा कर दिया और इस टेक्निक का यूज फैशन डिजाइनिंग में होने लगा। जब इस स्फीयर जिसके पास स्टैटिक चार्ज है, जिसके पास ऐसा आवेश है जो बह नहीं सकता, इस गोले के पास किसी कुचालक स्टैंड पर जब हम किसी महिला को खड़ा करते थे और उससे ये कहते थे कि इस गोले को स्पर्श करो, अगर ये कुचालक स्टैंड ना हो तो ये पूरा चार्ज उस महिला की बॉडी से होकर अर्थ में जाएगा, सर्किट पूरा हो जाएगा और उस महिला को बहुत जोर से करंट भी लग सकता है। इसलिए कुचालक स्टैंड पर, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर इस महिला को खड़ा किया जाता था और उससे इस स्फीयर को टच करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही महिला इस स्फीयर को टच करती है, चार्ज फ्लो होता है क्योंकि ह्यूमन बॉडी, मनुष्य का शरीर कंडक्टर है। जैसे ही चार्ज फ्लो होता है तो नीचे तो इंसुलेटर लगा हुआ है, प्लेटफॉर्म कुचालक है, तो चार्ज ऊपर की तरफ भागता है और ऊपर की तरफ कहाँ तक भाग सकता है? हेयर तक। तो उस महिला के बाल खड़े हो जाते थे। ये बालों की सेटिंग करने का एक तरीका है, इसको हम फैशन डिजाइनिंग में यूज करते हैं। इन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ 2 साइंटिस्ट और थे, आपने अच्छे से नाम सुने हैं, गैल्वेनी और वोल्टा, जिन्होंने बैटरियां बनाई। सबसे पहला सेल जिन्होंने बनाया था। गैल्वेनी और वोल्टा मूलतः बायोलॉजी के लिए काम करते थे और वो एक मेंढक का डिसेक्शन करते थे। मेंढक के डिसेक्शन में मेंढक की एक टांग को उन्होंने एक तरफ से उसी मेंढक के एब्डोमेन से या उदर से बांधा हुआ था, दूसरी टांग फ्री थी। जब वो केमिकल के माध्यम से उसका डिसेक्शन कर रहे थे फ्रॉग का, तो उस फ्रॉग के डिसेक्शन में उन्हें उस टांग में बड़ी हरकत नजर आई जो उन्होंने एब्डोमेन से बांधी थी। उनके दिमाग में कुछ प्रश्न आए कि मेंढक की टांग हिल कैसे सकती है। ये मेंढक की टांग को शॉक लगा था। ये चिपकाने वाला गुण जिसे थॉमस ब्राउन ने इलेक्ट्रिसिटी कहा था, यही वहां प्रोड्यूस हुआ था। तो गैल्वेनी और वोल्टा के दिमाग में आया कि शायद केमिकल के थ्रू, शायद रसायनों से हम बिजली बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। और इसी थीम के तहत उन्होंने सेल और बैटरी का इन्वेंशन कर दिया, बैटरी बना दी। बाद में और बड़े सिंपल एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, जैसे ये लेमन, इसमें हमने 2 मेटल की रॉड लगा दी, मान लीजिए जिंक और कॉपर की, तो यहाँ स्पार्क बन रहा था। यहाँ स्पार्क या चिंगारी प्रोड्यूस होना ये प्रूव करता था कि नींबू के अंदर कोई ना कोई ऐसा केमिकल है जो
इलेक्ट्रिसिटी को बना सकता है। तो इस तरह से बैटरियां बनी, और जब बैटरी बनी तो माइकल फैराडे ने बिजली से चलने वाली मोटर को बना दिया, इलेक्ट्रिक मोटर को बनाया। माइकल फैराडे के पिता बीमार रहते थे और माइकल फैराडे बहुत छोटी उम्र से एक बुक बाइंडिंग की दुकान में काम करते थे। क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें रहती थी, बहुत सारी किताबें पढ़ने का उन्हें अवसर मिलता था। तो ये थियोफ्रास्टस की किताब, विलियम गिलबर्ट की किताब, बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग और तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट जब उस समय चल रहे थे, तो ये सब को माइकल फैराडे पढ़ा करते थे। और माइकल फैराडे ने इंडक्शन की खोज की है, प्रेरण की खोज की है। आप सब ने 9th-10th में शायद पढ़ा होगा। एक रॉड, मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज्ड है, आवेशित है। इसके पास में हम एक ऐसी रॉड लाते हैं जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब उसके पास पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, और दोनों ही चार्ज इक्वल अमाउंट में हैं। इस पॉजिटिव एंड के कारण सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो इस रेड रॉड में है वो दूर भागने का प्रयास करेगा, और माइनस चार्ज इसके पास आने का प्रयास करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस नेगेटिव चार्ज का प्रोड्यूस हो जाना, जबकि ये दोनों रॉडें आपस में टच में नहीं हैं, दूर दूर हैं। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को इंडक्शन या प्रेरण कहा जाता है। इस रॉड ने इस रॉड को बिना छुए इसमें आवेश को प्रेरित कर दिया, इंड्यूस कर दिया। इस घटना को हम इंडक्शन कहते हैं, और इंडक्शन की खोज माइकल फैराडे ने प्रेरण की खोज की, और बहुत सारे नियम भी माइकल फैराडे ने इसके दिए। बहुत सारे साइंटिस्ट इलेक्ट्रिसिटी पर लगातार काम करते रहे। एक साइंटिस्ट जिसे कम ही लोग जानते हैं, नाम था जेम्स लिंडसे। जेम्स लिंडसे ही वो पहला व्यक्ति था जिसने बल्ब का आविष्कार 1835 में ही कर दिया था। 1835 में ही जेम्स लिंडसे ने बल्ब बना दिया था। उन्होंने कांच के गोले में कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे और इसमें केमिकल्स भरे हुए थे, और इस प्रोसेस के थ्रू ये बल्ब ग्लो करने लगा था, चमकने लगा था, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई थी। लेकिन ये बल्ब बहुत देर तक नहीं जला, इसलिए जेम्स लिंडसे का जो काम था वो अधूरा रह गया। ये जेम्स लिंडसे का 1835 का काम था। 21 अक्टूबर 1879 को थॉमस एडिसन अल्वा, इन्होंने वो बल्ब बनाया था जिसको मॉडिफिकेशन के साथ आज हम यूज करते हैं। इन्होंने 12 घंटे जलने वाला, 40 घंटे जलने वाला, 10 दिन जलने वाला, धीमे धीमे अपने इन्वेंशन को ये पुख्ता करते गए, और बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन अल्वा को माना जाने लगा। और बड़े दीर्घकालिक जो बल्ब का आविष्कार किया था वो वास्तव में थॉमस एडिसन अल्वा ने ही किया था। तो हम उस आकाश की लाइट को नीचे उतारने में सफल हुए, रोशनी बनाने में सफल हुए। ये इलेक्ट्रिसिटी की छोटी सी कहानी थी। अब हमारा जो वास्तविक सिलेबस है, रियल पाठ्यक्रम है, वो शुरू होता है इलेक्ट्रिसिटी के टाइप से, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी 2 तरह की है। एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, चलती नहीं है, वो पदार्थ पर ठहर जाती है। जैसे सूखे बालों पर अगर मैं कंघी रगड़ता हूं तो कंघी में इलेक्ट्रिसिटी आ गई। सूखे बाल थे, कंघी में इलेक्ट्रिसिटी आ गई। कंघी को जब मैं कागजी कतरनों के पास ले जाऊंगा तो वो उसको उठा लेगी, कॉम उन पेपर की बिट्स को अट्रैक्ट कर लेगी। तो इस तरह से रबिंग से चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला जाता है, और ये आवेश का उत्पन्न होना ही
वाकई इलेक्ट्रिसिटी होता है जो हल्की हल्की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो सबसे पहले ये हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी रबिंग से यहाँ बन रही है, तो किसको किससे घिसा जाए तो कौन सा चार्ज आए, पॉजिटिव किस पे आए, नेगेटिव किस पे आए, ये जानना हमें बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में बनता है। अभी तक हम इतना ही सीख पाए हैं कि रबिंग से, घर्षण से एक वस्तु दूसरी वस्तु से जब रगड़ती है तो दोनों ही वस्तुएं चार्ज हो जाती हैं। एक पर पॉजिटिव आता है, एक पर नेगेटिव आता है। किस पर पॉजिटिव आता है, किस पर नेगेटिव आता है, इसके लिए आप एक छोटी सी पोयम याद करेंगे तो आपको शायद बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव आएंगे। आप लिखते जाएंगे, फर व फुलालेन, ये सब ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे। फर व फुलालेन, मोम कांच कॉटन, फर व फुलालेन, मोम कांच कॉटन, कॉटन मतलब सूती कपड़ा, बैग्स, ग्लास, ये सब आप कर सकते हैं। कागज, रेशम, कागज मतलब पेपर, रेशम मतलब सिल्क, और ह्यूमन राइट। राइट एक लगाया हुआ शब्द है ताकि आपकी कविता की तुक बन जाए। ह्यूमन का मतलब है मनुष्य, हम लोग। मानव का शरीर भी कैसा होता है, मानव का शरीर भी बिजली का चालक होता है। फिर लकड़ी धातु, लकड़ी मतलब वुड, धातु मतलब मेटल, रबर व रेजिन। रेजिन एक गोंद के जैसा पदार्थ होता है। लकड़ी, धातु, रबर व रेजिन। अंबर, सल्फर, एवोनाइट। अंबर मतलब एम्बर, सल्फर और एवोनाइट। एम्बर, सल्फर, एवोनाइट, ये सब आप एक कविता के रूप में याद रख लेंगे, पोयम के रूप में। फर फुलालेन, मोम कांच कॉटन, कागज, रेशम, ह्यूमन राइट, लकड़ी, धातु, रबर व रेजिन, अंबर, सल्फर, एवोनाइट। अब आप किन्हीं भी दो चीजों को उठा के रगड़ देंगे तो जो पहले आ रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो बाद में आ रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। मान लीजिए आपने कांच को रेशम से रगड़ा। When you rubbed glass with silk, which will come first in this poem? ग्लास, कांच पहले आ रहा है तो जो पहले आ रहा है उस पर पॉजिटिव, जो बाद में आ रहा है उस पर नेगेटिव, मतलब कांच पर पॉजिटिव और रेशम पर नेगेटिव। अब मान लीजिए आपको रेशम और एवोनाइट को आपने रगड़ा। फर मतलब ऊन भी हो सकता है, रोया भी हो सकता है। तो बिल्ली की चमड़ी पर रोम टाइप के रहते हैं, उनको फर ही कहते हैं। ये फर बिल्ली की खाल को भी रिलेटेड करता है। तो ऊन, रोया, फर ये सब एक ही तरह की कैटेगरी में आते हैं। अब आपने रेशम को एवोनाइट से रगड़ा। रेशम और एवोनाइट, कौन पहले आता है? रेशम, सिल्क, तो इस पर पॉजिटिव जाएगा, इस पर नेगेटिव जाएगा। तो आप एक छोटी सी पोयम को याद रह के दो चीजों को जब हम रगड़ते हैं तो किस पे पॉजिटिव आता है, किस पे नेगेटिव आता है, ये आसानी से याद रख सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी रबिंग से प्रोड्यूस हुई, अब तक हमने यही पढ़ा। रबिंग से दो तरह के चार्ज बने, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिसिटी चलती है, बिल्कुल चलती है। स्थिर रहती है, स्टेबल रहती है, बिल्कुल रहती है। जैसे कंघा, सूखे बालों पे कंघा लगाऊंगा तो कंघे पे चार्ज प्रोड्यूस होगा और वो स्टेबल रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक का कॉम्ब है, प्लास्टिक का कंघा है, इस पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, इस पर चार्ज चल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर मेरे बाल गीले हैं तो क्या होगा? गीले हैं और अगर मैं बालों पर रगड़ता हूं तो कंघे पर कोई इलेक्ट्रिसिटी आती नहीं है। कंघे पर ऐसी प्रॉपर्टी नहीं आती है कि वो कागजी कतरनों को चिपका लेता है, क्योंकि कंघा गीला हो जाता है। जब गीला हो जाता है तो नमी पकड़ के सारा का सारा चार्ज हमारे हाथ से, बॉडी से होता हुआ अर्थ में चला जाता है। तो जरूरी नहीं है कि चार्ज स्टैटिक हो, स्थिर आवेश हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आवेश चल भी सकता है। जब आवेश चल जाता है तो वो करंट बनाता है। अगर धरती से हमारे शरीर का सर्किट पूरा हो जाता है, किसी हम ऐसी चीज को छू लेते हैं जिससे चार्ज हमारे अंदर आके धरती में चला जाता है, तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो हमें झटका लगता है, हमें करंट लगता है। तो चार्ज दो तरह के होते हैं, स्टैटिक
और मूविंग चार्ज की जब हम स्टडी करेंगे, चलने वाले चार्ज की जब स्टडी करेंगे, तो हम उस ब्रांच को कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी की करंट इलेक्ट्रिसिटी, और बाद में हम सेकेंड यूनिट में इसकी स्टडी करेंगे। और जब चार्ज प्रोड्यूस हो गया और चार्ज प्रोड्यूस होकर बॉडी पर ही ठहर गया, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक चार्ज, स्थिर विद्युत। और इसकी स्टडी हम फर्स्ट यूनिट में अच्छी डिटेल से करने वाले हैं। मान लीजिए आप बाहर हैं, बिजली कड़क रही है और बिजली गिरने के चांस हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप ऐसे झुक के बस ऐसे हो जाए, ऐसे झुक जाए, ऐसे झुकिए, तो आपका कौन सा हिस्सा है जो जमीन के संपर्क में है? पैर वाला, कमर वाला हिस्सा आपका जमीन के संपर्क में है, और आपके जो मुख्य अंग हैं, लीवर है, हार्ट है, ब्रेन है, वो आपका जमीन के संपर्क में नहीं है। तो आप पर ऊपर अगर बिजली गिरेगी तो आपके पैरों से वो जमीन के अंदर चली जाएगी, और आपके बहुत अच्छे अंग जो शरीर का संचालन करते हैं वो सारे के सारे बच जाएंगे। तो अगर आप तड़ित में फंसते हैं तो आपको ये प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। अम्ब्रेला बिल्कुल नहीं, पेड़ के नीचे बिल्कुल भी नहीं। जब हम लाइटनिंग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि ऐसा हमें क्यों नहीं करना चाहिए। तो ये आज जो हमने पढ़ा वीडियो के 2 पार्ट में, उसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी को किसने डिस्कवर किया, कैसे अच्छे से एक्सपेरिमेंट इस इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी में हुए, फिर कितने तरह के चार्ज प्रोड्यूस हो सकते हैं। स्टैटिक चार्ज, स्थिर आवेश उत्पन्न हुआ, बॉडी पे ठहर गया, स्टैटिक चार्ज है। उत्पन्न हुआ, बह गया, चार्ज बह गया, स्टैटिक चार्ज नहीं है, नॉन स्टैटिक चार्ज है, उसकी अलग ब्रांच है। ये जो ब्रांच है पहली यूनिट की, वो है स्टैटिक चार्ज पर आधारित। ऐसा चार्ज जो रबिंग से प्रोड्यूस हो गया और बॉडी पर ही ठहर गया, ऐसे चार्ज के बारे में हम फर्स्ट यूनिट में अध्ययन करेंगे। सेकेंड यूनिट में हम चार्ज को मूव कराएंगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत पढ़ेंगे। अगला वीडियो रियल सिलेबस आपका स्टार्ट होगा अगले वीडियो में, जब हम चार्ज को पढ़ेंगे, ये रबिंग से चार्ज क्यों आता है, चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है, ये अगली वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।